हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए सीस्मोग्राफ। पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से है, तो ये तो बात सही है। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, वेयर इज इन एस वेव्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट up and down at right angles to the direction of wave propagation. Which of the statements given above are correct? तो आंसर दोनों सही है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जिसकी, वो आंसर है सी। तो वो आराम से कर लेगा जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, इतना टफ नहीं था ये। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी सही है। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, शब्द नन है, एक्सट्रीम केस हो गया। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नन एक्सट्रीम केस हो गया। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, नन एक्सट्रीम केस हो गया। तो इस हिसाब से, कॉमन तुक्के के हिसाब से आप कह दोगे ये तीनों गलत है। पर चक्कर क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कोई भी इनमें से सी वाटर यूज नहीं करता। तो आप सोचोगे एक आध तो करता ही होगा यार, इतनी क्या टेंशन है। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो हमने क्या है, करेक्ट वाली ढूंढनी है, कितनी करेक्ट है। पर चक्कर ये है कि जब आप थर्मल पावर प्लांट में समुद्र का पानी यूज करोगे तो जरा सोच के देखो, तो गर्म होने से पानी का तो वाष्प बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा, साल्ट। और जो नीचे साल्ट बच गए तो वो तो हमारे थर्मल पावर प्लांट के लिए हानिकारक है, उसकी लाइफ को कम कर देंगे, उसकी अपनी लिमिटेशंस होंगी। तो इसलिए ये बात सही है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। तो सी वाटर नहीं यूज किया जाता किसी में भी, क्योंकि सी वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, नीचे साल्ट रह जाएगा, जो कि पावर प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। ये तो बात सही है। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है, वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में भी ये है, नन लिखा है, तो ये क्या हो गया, गलत। ठीक, एक आध तो होगा ही वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। जब आप देखोगे जितने हमारे पास कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है ना, ऑलमोस्ट हाफ सरकारी है, हाफ प्राइवेटली ओन्ड है। हाफ सरकार द्वारा ओन्ड है, हाफ प्राइवेटली ओन्ड है। तो आप नन ऑफ देम, ये भी क्या हो गया, गलत। तो कितने सही हुए, वन, ओनली वन, एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है। बोल-पाचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट द विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बोल-पाचिया मेथड, एक कंसेप्ट पूछ लिया, तो ये कोई इतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में था, पिछले 1-2 सालों में न्यूज में था। मेरे खुद पर्सनल नोट्स में ये मैंने नोट किया हुआ है कंसेप्ट। तो इसका आंसर है ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोस। तो इसकी एक अपना कंसेप्ट है, वो आपने गूगल पर, यूट्यूब पर ऐसे टाइप करके देख लेना है क्या होता है ये सिस्टम। तो आंसर है इसका ए। देखिए, वही बात है कि जो चीजें न्यूज में है, ऐसा भी नहीं है कि किसी कोचिंग वाले ने नोट्स में दिया, आपने पढ़ लिया तो हो गया। अगर आपको एक पैरा नहीं भी समझ लग रहा तो आपने उसको गूगल करना है, उसको यूट्यूब पर देखना है, उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर रखनी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटीज की बात आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन। जो हमारे कार्बन है एटमॉस्फेयर में, तो उसको कैप्चर करके उसको स्टोर करने में इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी यूज होती है। ठीक है जी, अब देखते हैं जी। देखो, मेरा एम है आपके साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ताकि ऐसा करें हम कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। ठीक, उस समय हमारा दिमाग कैसे चलता है। ठीक है जी। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। क्या करें, जो बसाल्ट रॉक है, ठीक, उसको पाउडर बना लें, उसको फाइन टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, उसको पीस लो, उसको स्प्रेड कर दो। कहां, खेतों में, काफी बड़े एरिया में उसको स्प्रेड कर दिया। अच्छा जी।
इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, ओशन में लाइम ऐड किया। अच्छा जी, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। ठीक है जी, कार्बोनेटेड वाटर के रूप में उसको सबटरेनियन माइंस में डाल दिया। तो जब आपने कार्बन कैप्चर पढ़ा होगा तो ऐसा, ये भी कोई ऐसी अनहोनी वाला क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेबस में से ही है, वो इतना भी कोई डीप भी नहीं। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ये दिमाग लगाओ, यूपीएससी के लेवल के ही क्वेश्चन है, तो ये तो बात सही है। सिंपल सा दिमाग लगाएंगे तो आम जनता क्या करेगी, तीनों को तीनों टिक कर देगी, पर हमने ऐसा नहीं करना, पहले समझ ले। ये बात तो सही है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, उसको पकड़े और सबटरेनियन माइंस में क्या करें, स्टोर कर दें, ये बात तो क्लियर है। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, ये मैंने एनवायरनमेंट में बार बार पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओशन का जो लाइम होता है ना, ओशन का जो कार्बोनेट होता है, देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2, वो बारिश के द्वारा पानी के साथ किसी भी तरह समुद्र में आ गई, जब वैसे भी समुद्र में घुलती रही, तो समुद्री पानी के साथ CO2 ने मिलकर बना दिया कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को बफर करता है कार्बोनेट या लाइम। ठीक, मतलब एक प्रकार से उसको अपने साथ उसके CO2 का कंपाउंड बना लेता है, तो ये भी स्टोरेज का मेथड है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये जो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमने अपने से लाइम ऐड कर दिया, तो इसका मतलब कार्बन स्टोरेज बढ़ गई, ये भी है। अब इस पॉइंट को आए, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आपने अपना दिमाग चलाना है, कोरिलेशन बनाना है। देखो मेरा दिमाग कैसे चलता, मैंने पढ़ा नहीं, मैं भी आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में हूं, अब मेरा दिमाग कैसे चलता। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक, बसाल्ट रॉक को अगर कितना आप ऐसे फैला दोगे, क्या उससे CO2 कम होगा। अब मुझे इतना पता है कि जो बसाल्ट रॉक होती है ना, मैंने याद किया था B से बसाल्ट और B से बेसिक, ये रॉक क्या होती है, बेसिक क्षारीय होती हैं। तो अगर बेसिक है, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा है इस कंसेप्ट में कैसे बेसिक, लाइम क्या है, बेसिक, तो बेसिक से एसिड रिएक्ट करता है और कार्बन स्टोर होता है, तो बस बसाल्ट रॉक भी क्या है, बेसिक है, तो वो जब एटमॉस्फेयर का CO2 एटमॉस्फेयर वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड के द्वारा जमीन पर आएगा, और इस बसाल्ट रॉक में क्या है, रिएक्ट करके वहां क्या है, स्टोर हो जाएगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, B से बसाल्ट, B से बेसिक, ये मुझे याद था, तो मैंने कहा हाँ भाई, अगर इस रॉक का पाउडर बनाकर फार्म लैंड में मैं फैला दूं, तो ये अपने में CO2 वगैरह अब्सॉर्ब करेगा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, और उसको क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाकर आपने किया, और आपने बेसिक पढ़ा है, एनवायरनमेंट पढ़ा है, उसमें कैसे बफरिंग सिस्टम ऑफ ओशन पढ़ा है, आपकी फंडे क्लियर है, तो थोड़ा दिमाग लगाकर दिमाग की एप्लीकेशन करके आप इसको क्वेश्चन को कर जाओगे, बस आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो कितने सही हुए इसके, तीनों के तीनों। अच्छा जी, ये देखिए एक आपको टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, एरियल मेटा जीनोमिक्स क्या है, तो जीनोमिक्स आ गया जी, DNA आ गया जी, तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई जी, बड़ा टफ हो गया, मैं तो छोड़ दूंगा। थोड़ा सा आपने देखो, शायद आपको आता हो, आपने क्या किया, इसकी टर्मिनोलॉजी को डीकोड करना है। बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो ये क्या है, एरियल का मतलब हवा से, मेटा का सिग्निफिकेंस है डाटा कलेक्ट करना, काफी लार्ज अमाउंट में डाटा, जीनोम्स का मतलब है जीन्स, मतलब DNA वगैरह, तो कलेक्टिंग DNA सैंपल्स, सैंपल हो गया डाटा, मेटा, ठीक है जी। फ्रॉम एयर, एयर मतलब एरियल, इन ए हैबिटेट एट वन गो, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अगर हमने इस शब्द को डिकोड किया तो आपका आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, ऐसा नहीं है, देखिए इसका मतलब है कितना अमाउंट डाटा, इसका मतलब है जीन्स वगैरह का, DNA वगैरह का, इसका मतलब हवा से, एरियल, ठीक है ना। तो आप यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, अजय देखिए एयरबोर्न, ये भी ठीक है, कलेक्टिंग सैंपल्स, ये भी ठीक है, फ्रॉम मूविंग एनिमल्स, तो मूविंग एनिमल्स नहीं, DNA है, जीनोमिक्स का मतलब DNA है,
तो इन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती थी अगर आप नाम के हिसाब से चलें, पर इसमें क्या है, कलेक्टिंग सैंपल हो गया मतलब मेटा, फ्रॉम एयर हो गया मतलब एरियल, जीनोमिक्स हो गया डीएनए। ठीक है जी, ये तीनों को तीनों मैच कर गए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ए लगा देना है। और एक और आपको बताता हूँ सिमेट्री, कभी कभी क्या होता है, जो ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने काफी मतलब कि मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों में। जो ज्यादा क्वेश्चन टफ होते हैं ना, उनका आंसर ए ही होता है जनरली। देखना, हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये वाला है एक क्वेश्चन, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या है, इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मुझे नहीं पता इसका भी आंसर क्या है, वैसे ए। ये थोड़ा टफ था, तो मैं होता तो मैं स्किप कर जाता, पर बाई चांस अगर आपको पता है कि ये तो बहुत अधिक टेक्निकल है और मैंने करना ही करना है, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, तो आप ए लगा सकते हो। अगर एक्सट्रीम केस में आपने रिस्क लेना ही लेना है, तो ये एक मेरा टोटका है, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया ये पैटर्न, पर आपने इसको कोई वो नहीं, सेटअप प्रिंसिपल नहीं मानना। नहीं आता तो कोशिश करो स्किप करने की। अगर बिल्कुल ही गड़बड़ है कि आपने क्वेश्चन ही कम किए हैं, तो फिर तीर तुक्का जब मारने की नौबत आ ही जाए, तो ऐसे तीर तुक्के थोड़ा थोड़ा कभी कभी मार लेने हैं। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। देखते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। अच्छा जी, द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है कि अगर किसी स्टेटमेंट में डाटा दिया है तो वो डाटा अमूमन क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, उस हिसाब से भी ये स्टेटमेंट गलत होगी। और दूसरा क्या है कि ये ना, ये वाली डेफिनेशन सरकार रिवाइज करती है, रिवाइज की है सरकार ने इसको। और माइक्रो क्या है, मीडियम क्या है, मैक्रो क्या है, तो अगर थोड़ा याद है तो एक बार डाटा ही उठा लो, 15 करोड़ से ऊपर है या नहीं है, तो ये डाटा सही नहीं है बेसिकली, तो ये क्या है, गलत है। ये शायद 50 करोड़ है या कितना है, 55 करोड़, 50-55 के करीब है ये ऐसा डाटा। तो एग्जैक्ट डाटा हमें याद करने नहीं है, तो ये भी एक बात कही जाती है कि अधिक डाटा दिया हो तो वो वाली स्टेटमेंट जनरली गलत होती है। वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत है, एग्जैक्ट डाटा कुछ और है, गलत लगा दिया। ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है ना, सभी बैंक लोन जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए गए हैं, तो वो क्वालिफाई करते हैं किसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर। ये माना जाएगा हाँ भी, अगर आपने एमएसएमई सेक्टर को लोन दिया है तो प्रायोरिटी सेक्टर में ही लोन दिया है, ऐसा उसके अंडर क्वालिफाई करता है। ये वाला जो है ना, ये वाला है स्टेटमेंट, ये भी हर साल दूसरे तीसरे साल पूछी ही जाती है, क्या ये वाला क्वालिफाई करता है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, क्या एग्रीकल्चर में लोन देना करता है, तो क्या एजुकेशन में लोन देना प्रायोरिटी सेक्टर में क्वालिफाई करता है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर की जो कंडीशंस है उसको आपने बार बार पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चन निरंतर आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो ये बात सही है। ठीक है जी, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई, बी ओनली, 2 ओनली, दूसरे वाली स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट हुई। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हम ला रहे हैं। जब भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेनी थी। आ गया क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये बात सही है कि अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, तो उसमें क्या है, आप बिना यूएस डॉलर को यूज किए, बिना किसी स्विफ्ट सिस्टम को यूज किए, आप डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। A digital currency can be distributed with a condition programmed into it such as a time frame for spending it। जब आपके पास जैसे कोई चेक हो गया है ना, कुछ जैसे आपके पास कोई कूपन होता है, तो उसमें कंडीशन होती है कि हाँ भी इस कूपन को आप 1 महीने में, 2 महीने के अंदर यूज कर लो। तो कहता है कि ऐसा ही जो डिजिटल करेंसी में भी होता है, आपको कुछ दिया है करेंसी, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग लगी है कि हाँ भी इसको इतने समय में ही यूज करना है। यस, ये भी होता है। ठीक है जी, तो कितनी स्टेटमेंटें सही होंगी, बोथ 1 और 2। आगे चलते हैं जी। अब समझना ना कि देखो भी, अगर डिजिटल करेंसी है जो है ही काम ऑनलाइन, तो क्या उसके ऊपर प्रोग्रामिंग नहीं लग सकती,
उसके ऊपर प्रोग्रामिंग लगनी तो और आसान है कि हाँ भी इतने समय के अंदर अंदर इसको यूज कर लो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर है कैन शब्द तो हमको और आंसर के करीब ले जाता है, हाँ भी हो सकता है। आजो जी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस की बात करें, द टर्म बीटा टर्म का क्या मतलब है। बस ये देखिए, इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन भी हर साल आता ही आता है। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी तो उसका मतलब पूछा जाएगा, तो आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जो इजी है क्वेश्चन, जनरली ये देखा गया कि उसका आंसर डी वाला होता है। बीटा क्या है, ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ ए स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है, कि हमको पता चलता है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट में कितनी चेंजेस हुई हैं, किससे, बीटा से। तो ये डी आंसर हो गया। पर आपने क्या करना है, आपने इन तीनों कंसेप्ट के मीनिंग टर्मिनोलॉजी पता करनी है। देखिए जैसे मैं पहले का स्टेप का देखता हूं, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एक प्लेटफॉर्म से खरीदा दूसरी प्लेटफॉर्म पर बेचा, मतलब साइमल्टेनियसली ऐसे जो एसेट शेयर वगैरह आप बाय करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं आर्बिट्रेज, इसे कहते हैं आर्बिट्रेज। उसी प्रकार आपने बी और सी के बारे में पता कर लेना है नेट से, गूगल पर सर्च करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर ये पूछा है तो अगले हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, तो जो जरूरी टर्मिनोलॉजी है वो उसका मतलब आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक। तो आपने इसके मतलब देख लेने हैं। बेसिकली ये भी कोई अनहोनी नहीं है, हर साल इकोनॉमिक्स की टर्म पूछी जाती है, तो इस बार बीटा का मतलब पूछ लिया। पिछली एक बार मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूछा था, ठीक, स्टैगफ्लेशन क्या होती है वो पूछा था। तो ये भी पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को देखो। सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर आया है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो शुरुआत की गई थी, जो पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था सेवा, है ना, तो वुमेन के ऊपर, तो उनकी जो फाउंडर थी जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत काम किया, ईला भट्ट, तो उनकी डेथ हुई थी। तो फिर करंट अफेयर्स में ये न्यूज थी, तो उसी से संबंधित और चीजें भी आपने पढ़ी होंगी। वैसे भी आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनके आगे पीछे से जो भी मैटर है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दे देते हैं। तो बस अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तो आप आंसर कर ले जाओगे, अगर नहीं भी पढ़ी तो हम दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली जो डिप्राइव्ड है उनको माइक्रो क्रेडिट देकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की। तो जो एजेंसी दी होती है ना, तो ये भी यूपीएससी का एक पैटर्न देखा गया है, वो एजेंसी अमूमन गलत दी होती है। अगर कहा गया है कि इस एजेंसी ने, है ना, शुरुआत की है, इस एजेंसी का काम है ये, तो वो एजेंसी के नेम भी गलत होते हैं। और वैसे भी ये एसबीआई नहीं है, ठीक है ना, इनकी अपनी, इनका सेवा ग्रुप था बना, तो एसबीआई नहीं है ये, ठीक, ये गलत हो गया। इन एन एसएचजी ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। तो वही है कि हम जब इकट्ठे होकर लोन लेते हैं तो चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम चलता है, पर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगर एक बंदे ने लिया, उस ग्रुप के बंदे ने लोन लिया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ग्रुप लेता है। ये बात सही है। ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। कोई इंडिविजुअल मेंबर भी कोई लोन लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा ग्रुप लेता है, ठीक। अगर आपने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो आप पाओगे कि ये ग्रुप के रूप में काम करता है, ठीक। तो अगर किसी एक बंदे ने भी लोन लिया, होता क्या है ना कि लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को या कुछ एसेट को क्या करते हैं, वो कोलैटरल के रूप में बैंक को दिखाते हैं और लोन लेते हैं, तो वो ग्रुप के हिसाब से काम चलता है। तो अगर एक बंदे ने भी लोन लिया है तो पीछे बैकअप किसका होता है, पूरे ग्रुप का, तो ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये बात सही है जी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है आप टिक कर दोगे। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट एसएचजी। ये बातें हैं जी, अगर आपको नहीं भी पता आप कहना हाँ भी ये सारी बैंक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करती हैं, ठीक। वैसे भी ये लाइन थी कि हाँ भी ये रिकमेंडेशन थी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना है। तो जनरली बैंकों का काम ही लोन देना है,
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने अगर इनको इकट्ठे होकर कोलैटरल वगैरह कुछ दिया है, कुछ अपनी एक्टिविटी करके कुछ पैसा चार्ज जोड़कर इनको दिया है एज ए बेस, एज ए कोलैटरल, तो मतलब बैंक का काम है लोन देना। तो चाहे रीजनल रूरल बैंक्स है, ये तो क्लियर है, ये तो होगी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी क्या है, इसको सपोर्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, सही होगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, थोड़ा दिमाग लगाइए ना, तो आप आंसर कर ले जाओगे। सारे यूपीएससी के क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपने दिमाग की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है ना। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन से पहले अपने आप में कैसे कूल रहना है, कैसे एग्जाइटी को हावी नहीं होने देना। सब कह तो देते हैं कि टेंशन नहीं लेनी, और कैसे टेंशन नहीं लेनी, ठीक। तो देखो, ये अपने मन में तसल्ली जरूर रखनी है कि जो आपने पढ़ा है तो आपने अपना बेस्ट पढ़ा है, इसी में से आएगा, तो उसी में से आएगा। और प्लस कैसा भी आएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपने दिमाग का यूज करके वहां पर अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज करके सही आंसर निकाल लोगे, ठीक। तो ऐसी भावना अपने अंदर लेके आनी है, ठीक। और ऐसे जो बातें हैं ना कि हाय 5 लाख लोगों ने देना है, सिर्फ 13,000 लोग सिलेक्ट होंगे, क्या मेरा नंबर लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो कम होते हैं, ठीक। और अगर ऐसी बातें अधिक आप सोचोगे तो वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, फिर आप ढंग से अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक। और तीसरी बात है, नींद की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यही कहना है, मैंने तैयारी की है, मैं अपने ब्रेन का यूज करूंगी, और विद गिवन तैयारी से मेरा प्री निकलेगा ही निकलेगा। और मैंने आंखें बंद की, रिलैक्स हो गया, और जो कुछ हालत मेरी है वो नींद ही है। ऐसा ना सोचना कि मुझे नींद नहीं आ रही भाई मैं क्या करूं, बस आपने शरीर को रिलैक्स करना है, आंखें बंद करनी है और लेट जाना है, बस अलार्म लगाना है, और उसके बाद जो कुछ है उसे नींद ही कहते हैं। ये टेंशन मत पाल लेना है मुझे तो नींद नहीं आ रही, फिर और मत काउंटर साइकिलिक एक प्रोसेस शुरू हो जाता है हाई का, उससे और गड़बड़ होगी, है नहीं हो। ये बातें फिर कभी करेंगे। तो मेन बात है कि आपने अपनी स्मार्टनेस दिखानी है एग्जामिनेशन हॉल में। और तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं क्रिटिक करना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े कोचिंग वाले ना ऐसे डरा रहे हैं ना, ऊंचा चलाकर इसका आंसर ये था, इसकी यार आपने अगर ये वाली स्टेटमेंट का आंसर ढूंढना है तो सारा गूगल पर करके नहीं ढूंढना, आपने अपना दिमाग भी लगाना है। हाँ भी बैंकों का काम है क्या करना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, अपना दिमाग लगाकर आप आंसर कर सकते हो काफी हद तक, ठीक है ना। तो इनकी बातों से डरना नहीं है अभी, हाई इतना टफ हो गया, हो सबसे अधिक टफ था, क्या करें क्या ना करें, तो बच्चों का मनोबल डाउन हो जा रहा है ऐसी बातों से, ठीक है। तो ये सब बातें फिर कभी करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।